लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी बार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक महत्वपूर्ण क्लास, एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर मेमोरी का पार्ट 2। चैप्टर है आपका मेमोरी, पार्ट है आपका दूसरा। और आपको पता है कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में क्यों ना हो। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती हैं आपकी, और उम्मीद करता हूँ वो सभी आपको समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल खुशबू हैं, निशा हैं, सूरज, महेंद्र, एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। प्रियांशु हैं, दीपक, राजू, पूजा शर्मा, वसीम, शाहरुख, भुवनेश। चलो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे जल्दी से। मैथ की क्लास शुरू, मैथ की क्लास चेक करो। चलिए बहुत अच्छे। मनीषा जी हैं, विष्णु हैं, श्याम हैं, मौसमी हैं, माधव हैं, शिवा, अंकित, अनुल, अक्षय, प्रदीप, रोहित, नितेश, गौर, अमित, रंजीत, मनोज, देव, उपासना, आरती, गोलू, रक्षिका, सुशील, बलराम, दुर्गा, आकाश। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्त एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास मेमोरी का पार्ट 2। तो कल की क्लास में हमने जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी को समझा था कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं? क्या आपको यहाँ तक की सभी बातें आ चुकी हैं समझ में? उम्मीद है आ गई होंगी। अब पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाउट आपके क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पर्सनली एक एक बच्चे को जवाब दे पाना संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मैं 2 से 4 मिनट लेकर के आप सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सर जो क्लरिकल एप्टीट्यूड की इंग्लिश है, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की जो आपकी इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें आपसे जो हमने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था, तो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए। ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, लेकिन एक जो अमूमन देखा गया वो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो 6 से 7 थी। अब आपको पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए 6 से 7 एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देखेंगे एक तो होता है एरर, है ना, एरर फाइंड करनी होती है, और एक होता है आपका स्पेलिंग चेक, जिसमें आपको ये चेक करना होता है कि दिए मतलब कौन से शब्द की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, बाकियों की गलत लिखी है। सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टरों से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। मेरी रिंकू सर से बात हुई थी इस बारे में कि सर क्या आप एरर के लिए कोई अलग से क्लासेस लगाओगे, तो सर का कहना था कि देखो जो एरर वाला टॉपिक होता है, तो एरर वो किसी में भी पूछ सकता है। जैसे उसने एक सेंटेंस दे दिया, उसमें नाउन में कोई गलती दे दी, प्रोनाउन में कोई गलती दे दी, कोई एडजेक्टिव की दे दी, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, कहीं एडवर्ब के बारे में गलती दे दी, तो उसे आप पहचान तभी पाओगे जब आपने पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ा होगा। यानी कि सर का कहना था कि आपको वोकैब पोर्शन भले ही आप छोड़ दो, लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका वो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो क्लासेस सर की हो चुकी हैं वो भी आपको देखनी चाहिए, यदि आप अपने इन पूरे के पूरे सभी चैप्टर्स को मतलब पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। तो जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है, अलग से कोई क्लासेस नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये हिस्ट्री नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि जी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो हो जाएगा,
ये भैया इंग्लिश है और इंग्लिश में हमें जब कहीं एरर फाइंड करनी होती है तो पूरी ग्रामर हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों को ये डाउट था कि सर इंग्लिश की क्लास, तो आप लोग भी इंग्लिश की क्लास ले लो यदि आप पूरे 6-7 नंबर चाहते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़नी, हम अपने 2-3 नंबर की बलि चढ़वा सकते हैं लेकिन हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो आप बलि चढ़वा दो। आप जो स्पेलिंग चेक वाला टॉपिक होगा उसे कर लेना, लेकिन यदि आप पूरे 7 में 7 चाहते हो तो आपको ये एरर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड जब आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा तब करवाएंगे। उम्मीद करता हूं इससे संबंधित कोई भी सवाल अब आप लोग ना तो हिंदी में ना मतलब मेरी क्लास में करेंगे, ना ही मुझसे करेंगे, ना ही रिंकू सर से करेंगे। ठीक है जी, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आप सभी को ये वाली जो सर की अभी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं वो आपको करनी ही करनी है। आपको बिल्कुल भी नहीं आता कोई बात नहीं, आप तो कह रहे थे आप लेंगे, भैया मैं लूंगा क्लरिकल एप्टीट्यूड, बट मैं इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता देंगे कि क्या अब तो कोई डाउट नहीं बनेगा आप लोगों को, अब तो आप सुकून से अपनी तैयारी कर सकोगे या नहीं, बताओ। ठीक है, मत पढ़ो भैया इंग्लिश, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो गलत बात, अगर आपको लग रही है कि सर अब इंग्लिश भी पढ़ो तो भैया मत पढ़ो इंग्लिश। अगर आप पूरे में से पूरे चाहते हो तो इंग्लिश पढ़नी होगी, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, स्पेलिंग रिंकू सर ही करवाएंगे, अलग क्लास करवाएंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने लास्ट क्लास में कल की क्लास जो छोड़ी थी वो हमने यहाँ पर छोड़ी थी कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने यहाँ पर हिंदी में क्या पढ़ा था? इसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, है ना, इसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, और साथ के साथ इसे हम आंतरिक मेमोरी भी कह देते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को हमने द्वितीयक मेमोरी कहा था, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को हमने द्वितीयक मेमोरी कहा था, और इसे हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर से बाहर से जुड़ी होती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, क्या ये आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि देखो मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की आपकी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्राइमरी मेमोरी को और किस किस नामों से जाना जाता है? ये प्राथमिक मेमोरी है, इसे हम इंटरनल मेमोरी, अगर मैं हिंदी में कहूँ, इंग्लिश में इंटरनल, और हिंदी में इसी को हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक। और इसी को हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि इसी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी? इसी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम कहते हैं बाहरी मेमोरी, बाहरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, और इसी को हम जानते हैं सहायक मेमोरी के रूप में, सहायक मेमोरी के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, चलो तो अभी मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी, उन्हीं को हम इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी, और मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इन्हें हम हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं।
ये बाहरी मेमोरी होती है क्योंकि ये कंप्यूटर में बाहर से जुड़ती हैं और इन्हीं को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह देती हैं। ठीक है जी। अब सहायक मेमोरी क्यों कह रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी को? क्योंकि ये सहायता करती हैं हमारे कंप्यूटर की। जैसे देखो, आप पर कोई बाल्टी नहीं उठ रही, आप पर कोई क्या है कि बोरी नहीं उठ रही, तो अगर कोई आकर के उसमें हाथ लगा देता है, अलग से आकर के थोड़ा आपको सहारा दे देता है, थोड़ी आपकी सहायता कर देता है, तो वो आपके सहायक हो गया। वैसे ही जब हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कम है, अब उसमें अगर मुझे मान लो कि मेरे कंप्यूटर में 500 जीबी की हार्ड डिस्क थी, वो भर गई, मुझे और डेटा लाना है, तो मैं मान लो मैंने 32 जीबी की चिप लगा दी, 32 जीबी का मैंने पेन ड्राइव लगा दी, तो 32 जीबी जो बाहर से पेन ड्राइव लग रही है, बाहर से लग रही है, और वो क्या कर रही है, सहायता कर रही है, इसलिए ये सहायक मेमोरी भी कहलाती है। ठीक है जी, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिस मेमोरी की आवश्यकता होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्या है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे ही सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को ही हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है जी? तो प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। आप कहेंगे सर एक्सेस टाइम क्या होता है? कि आपकी मेमोरी आपके कंप्यूटर से किसी डेटा को लेने में जितना समय लगाती है वो मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या? आपका कंप्यूटर आपकी मेमोरी से किसी डेटा को लेने में जितना समय लगाता है वो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है आपकी कि प्राइमरी मेमोरी में, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी कह रहे हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो उसे हम दो भागों में बांटते हैं मुख्यतः। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम और रोम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? रैम के बारे में। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? आप में से कितने दोस्तों को पता है? बताओ रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है, बताएं एक बार रैम की फुल फॉर्म आप में से कितने दोस्तों को पता है? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, तो आसान है। रैम की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इस रैम को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी एस रैम और एक होती है आपकी डी रैम। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? एस रैम का पूरा नाम क्या होगा? तो एस रैम का नाम होता है स्टैटिक रैम। एस का मतलब स्टैटिक और रैम का मतलब पूरा वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हम कह सकते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है आपका? तो डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। वेरी गुड। अब हम रैम के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहली रैम होती कैसी है देखने में? तो आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये आपके सीपीयू के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? जो आपका सीपीयू होता है ना, उसके अंदर लगी होती है। अब क्योंकि ये अंदर लगी है इसलिए ये आंतरिक मेमोरी है, इसलिए ये इंटरनल मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसे हम मुख्य मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम मुख्य मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। और रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है।
वॉलेटाइल को अगर हम हिंदी में कहें तो ये एक वाष्पशील मेमोरी होती है। सर वाष्पशील या वॉलेटाइल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि रैम के अंदर जितना भी डेटा है यह लाइट के जाने पर, पावर के कट होने पर स्वयं में जो डेटा मौजूद होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे आपका यहाँ पर डिलीट कर देता है, खो देती है। वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या बात की, हमने यहाँ पर देखा रैम यानी कि रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ओके, रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है जी, वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जैसे देखो आप लोग मान लो आप लोग क्या कर रहे हो कि आपने अपने कंप्यूटर में MS वर्ड खोल के रखा था, MS एक्सेल खोल के रखा था, या आप गाने सुन रहे थे। ठीक है, अचानक से लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर हो गया बंद पूरी तरह से। अब जब आप दोबारा अपने कंप्यूटर को चालू करोगे तो क्या वो गाने वैसे ही बजते मिलेंगे आपको? क्या वो MS वर्ड वैसा का वैसा खुला मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लाइट के जाने पर, पावर के कट होने पर जो मेमोरी अपने डेटा को डिलीट कर देती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब हमारा कंप्यूटर काम करता है उस समय जो डेटा सेव होता है वो साथ के साथ कहाँ होता है, रैम में हो रहा होता है। ठीक है, तो रैम यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी खुद में मौजूद डेटा को खो देती है। अब क्योंकि खो देती है तो इसमें जो डेटा है वो स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। तो क्या हो गया हमारा, तो ये एक अस्थायी मेमोरी है और ये एक आंतरिक मेमोरी होती है क्योंकि ये हमारे CPU के अंदर होती है। ठीक है, तो क्या यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो है बताओ? चलो, है ना। तो हमने देखा ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये एक इंटरनल मेमोरी है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है और इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। बस 2-3 पॉइंट ऊपर से आपको याद करने हैं, बहुत आसान है, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज जल्दी से मुझे। चलिए बताएंगे एक बार सभी दोस्त, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? आराम से सभी चीजें समझ में आ गई? हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं सर जो कंप्यूटर हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या वो दिल्ली पुलिस में काम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, है ना, बिल्कुल काम आ जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहें तो वही अपडेटेड कंटेंट चीजें होती हैं, अदरवाइज आप जैसे पढ़ चुके हैं वैसे ही बहुत ज्यादा समस्या फिर आपको नहीं आएगी, आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। चलिए, ओके। अगर डेटा सेव कर देंगे, डेटा तो तब भी स्टोर नहीं होगा। जब हम डेटा को सेव कर देते हैं तो फिर वो हमारा रैम में सेव नहीं होता, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, जिसे हम यहाँ पर हार्ड डिस्क कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी। फिर वो डिलीट नहीं होता, उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद रैम के अपने बारे में हमने बात कर ली। लाइट जाने पर या सप्लाई के बंद होने पर यह इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है, यही बात तो है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, when the light goes off, when the supply is turned off, the data in it is destroyed। CPU द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य होता है ना। और कोई भी प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, जब चल रहा होता है, तो वो कहाँ पर रहता है, वो हमारा रैम के अंदर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मान लो कोई 10,000 का फोन है, उसमें 2 GB रैम है और आप कहो, है ना, आप कहो कि भैया ये बताओ क्या इसमें PUBG चल जाएगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि PUBG गेम अपने आप में 1.5-2 GB का होता है। अब 2 GB के आइटम को रन होने के लिए 2 GB रैम में तो काम नहीं चलेगा। इसलिए जो PUBG गेम है वो ज़्यादा रैम वाले फ़ोनों में ज़्यादा अच्छा चलता है ना, वो ज़्यादा रैम वाले फ़ोनों में ज़्यादा अच्छा चलता है। क्लियर है? चलिए सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए भाई। मेरे एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको पढ़ाया ही क्या है सिवाय ये 2 लाइन के, 1 2 3, और इसके अलावा मैंने आपको अभी पढ़ाया ही क्या है? ये तो हम पहले ही देख चुके थे। आप खुद से सोच करके देखो, यदि इससे भी स्लो पढ़ना चाहते हो तो भाई फिर नहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। ठीक है, इससे स्लो का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहे हैं। फिर आपका सिलेबस होगा 2025 में और तब तक आपका पेपर भी हो चुका होगा। ठीक है, चलो
जीके कब से चालू होगी, आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो यदि आपको यही नहीं पता कि इसमें जीके आएगी ही नहीं और जीके आपको नहीं पढ़ाई जाएगी और ना ही आपको पढ़नी है। आप खुद से सोच कर देखिए, क्या ऐसे कमेंट मैं पढ़ूं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। और मैं आगे से कमेंट बंद करके क्लास लूंगा, फिर चाहे आपका कोई भी डाउट रहे किसी भी प्रकार का मैं नहीं देख पाऊंगा। जब तक आप ऐसे बेफालतू के कमेंट करेंगे तो भैया फिर कैसे पढ़ाई हो जाएगी, बताओ आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की कि रैम दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? रैम हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक थी डी रैम जिसे मैंने डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा, एक थी एस रैम जिसे मैंने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा, है ना, जिसे मैंने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि डी रैम, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना, इसे इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए इसे ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये रिफ्रेशिंग होती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ये सस्ती होती हैं और ये स्लो होती हैं और लाइट भी बहुत कम कंज्यूम करती हैं, लाइट बहुत कम खाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कौन सी है आपकी? तो वो हमारी डी रैम ही है, क्योंकि आपके हमारे कंप्यूटरों में, आपके हमारे फ़ोन में, आपके हमारी घड़ी में जो रैम लगी होती है वो डी रैम ही होती है, क्योंकि ये सस्ती होती है। ये क्या है आपकी, लाइट की खपत वगैरह कम खाती है। ठीक है, चलो ओके, बस इतने इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, यहीं से सवाल बनेगा। ठीक है जी, पीसी डी रैम। अब डी रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसडीआर यानी कि सिंगल डेटा रेट वाली डी रैम, और एक होती है आपकी डीडीआर यानी कि डबल डेटा रेट। इनकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जाती है, एसडीआर यानी कि सिंगल डेटा रेट और डीडीआर यानी कि डबल डेटा रेट। अब एस एक होती है एसडी रैम की फुल फॉर्म, तो एसडी रैम यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर रीड हटा देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी एस डी रैम की फुल फॉर्म है। यदि आपसे पूछे एस डी रैम से आप क्या समझते हैं, है ना, यदि आपसे पूछे एस डी रैम का पूरा रूप क्या है, तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम्पल पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कॉमर्शियल कंप्यूटर आदि, इनमें हमारी डी रैम ही लगी होती है। ठीक है जी, अगर हम एस रैम की बात करते हैं तो इसमें रिफ्रेश ऑन होने तक डेटा बना रहता है, यानी कि एस रैम में हमें डेटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और ये बहुत महंगी होती हैं, बहुत तेज काम करती हैं, और लाइट की खपत भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपेंसिव, फास्ट, हाई पावर कंजप्शन। कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है आपका एस रैम का? तो शेयर मार्केट में होता है ना, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्रयोग होता है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम आदि में इसका प्रयोग होता है, लेकिन सामान्यतः आप और हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारी डी रैम होती है। इतनी बात याद रखनी। ठीक है, एक होता है एस आई डबल एम, तो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और एक होता है डी आई डबल एम, तो डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि रैम का आविष्कार किसने किया, है ना, इन्वेंशन ऑफ रैम किसने किया, आविष्कार रैम का किसने किया, तो रैम का आविष्कार के लिए नाम आता है रॉबर्ट डिनार्ड का, और रोम के आविष्कार के लिए भी नाम आता है रॉबर्ट डिनार्ड का। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ डी रैम रॉबर्ट हेथ डिनार्ड का, और आपके इन्वेंशन ऑफ एस रैम रॉबर्ट नॉर्मन का नाम आता है। आरडी रैम आपका क्या होता है फुल फॉर्म, तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वी रैम हमारी होती है वीडियो रैंडम एक्सेस में। ठीक है जी, तो एक बार मुझे बताओ, हमने रैम के बारे में जो भी बातें बताई क्या वो आपको समझ में आ गई? बताएं। डीडीआर यानी कि डबल डेटा रेट, एसडीआर यानी कि सिंगल डेटा रेट। जितनी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उतनी ही आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। अगर हम इसके और डिटेल में जाएंगे, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में चल रहे हैं, अगर हम इसके और डिटेल में जाएंगे तो फिर वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा और आपको समझने में और याद करने में भी समस्या होगी। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आए, सीधा सीधा। ठीक है, तो रैम क्या है सब कुछ हमने यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लिया है।
अब हम आते हैं रोम की तरफ। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है जी? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है आपकी? रोम की जो फुल फॉर्म है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ये किस प्रॉपर्टी पर काम करता है? तो रोम जो है हमारी ये काम करती है वॉर्म की प्रॉपर्टी पर। वॉर्म यानी कि राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो बार बार पढ़ो, एक बार लिखो बार बार पढ़ो, इस पर हमारा काम करता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आपकी रोम लगी होती है इस प्रकार से, ठीक है, सीपीयू के मदरबोर्ड पे। अगर आपसे पूछे कि जो ये रैम है या जो रोम है ये सीपीयू में कहाँ पर स्थित होती हैं, तो ये सीपीयू में, तो ये मदरबोर्ड पर लगी होती हैं। कहाँ लगी होती हैं? मदरबोर्ड पर, ठीक है, मदरबोर्ड पर स्थित ये आपकी होती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रोम की। तो रोम की जो सबसे पहली फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी आपकी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी पर ये काम करती है। और इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि रोम के अंदर जो डेटा मौजूद होगा वो लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को खोएगा नहीं। ये एक परमानेंट मेमोरी है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता। डेटा इन इट व्हेन द लाइट गोज ऑफ, व्हेन द सप्लाई इज टर्न ऑफ डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। और रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। रोम के अंदर एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे हम बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? BIOS, बायोस जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे जो पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है बताओ बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो बायोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कोई कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम आदि इन सब में किया जाता है। इसे बनाते समय ही इसमें एक प्रोग्राम लिख दिया जाता है या डाल दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। चलिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने माइक्रोवेव देखा है, माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में पिज्जा बनाने के लिए आपने उस पिज्जा को माइक्रोवेव में रखा और आपने उसे ऑन कर दिया। उसमें टाइमर चलता है 2 मिनट 3 मिनट, मान लो 3 मिनट में बनेगा, 1.5 मिनट चल चुका था अब, या 1 मिनट चल गया आपका, उसके बाद अचानक से लाइट चली गई और आपका जो माइक्रोवेव था वो बंद हो गया, ठीक है। दोबारा लाइट आई, तो ये बताओ कि क्या वो दोबारा से 3 मिनट लेगा या अब बचे हुए 2 मिनट लेगा उसे पकाने में? क्या वो 3 मिनट दोबारा से चलेगा या 2 मिनट लेगा? हमने कपड़े धोने लगाई, कपड़े धोने के लिए हमने 15 मिनट का टाइमर सेट करा और कपड़े धोते धोते 5 मिनट कपड़े धुल गए और फिर लाइट चली गई। तो ये बताओ कि जब लाइट आएगी तो मशीन 10 मिनट कपड़े धोएगी या 15 मिनट पूरे दोबारा से? तो आप कहेंगे कि भैया मशीन अब 10 मिनट कपड़े धोएगी क्योंकि 5 मिनट वो पहले धो चुकी है। ऐसे ही माइक्रोवेव बचे हुए 2 मिनट अब पकाएगा। क्यों? इसे कैसे याद रह रहा है 2 मिनट ही पकाना है? तो ये रोम है। क्या है? यही रोम है हमारा। इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी। तो यह कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले चलता है। मतलब जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम से सीपीयू हल्की सी आवाज करता है ना, और एकदम से आपके कीबोर्ड की लाइटें जो होती हैं, तीनों लाइट जलती हैं, आपके माउस में लाइट आती है, फिर चली जाती है और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर चालू होता है। तो जैसे ही हमने सीपीयू का बटन दबाया और आपके सीपीयू में सबसे पहले कौन सी चीज चालू हुई? तो वो बायोस चालू हुई। क्या है? वो हमारी बायोस चालू हुई। तो यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। यह चेक करता है कि सभी पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं, जैसे कि कीबोर्ड की लाइट जलती है उसे ऑन करने पर।
यानी कि ये यह चेक करेगा कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सभी तक पावर सप्लाई पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो सबसे पहले यही चलता है आपका। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु बायोस का प्रयोग किया जाता है, और बायोस को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं, और पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हमारी पोस्ट की फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, बताएंगे एक बार। चलिए, तो क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? बायोस क्या है, रोम क्या है, ये बातें समझ में आई? वेरी गुड। इसके बाद एक बैटरी आप लोगों ने देखी होगी, या आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जैसे मेरा कंप्यूटर है, आज मैंने उसे चालू करा तो मान लो अभी 11:30 हो रहे हैं। मैंने कंप्यूटर को बंद करके तार फार सब निकाल निकूल करके और अलग रख दिया जी बेड में, और मैंने 6 महीने बाद कंप्यूटर को चालू किया। तो मुझे बताओ कि कंप्यूटर में मैंने जितने बजे बंद करा था वो समय दिखाएगा, वो तारीख दिखाएगा, या मैं जब इसे 6 महीने बाद चालू करूंगा तब की डेट और तब का समय दिखाएगा? बताओ, आप मुझे बताएं कि हमारा जो कंप्यूटर है आज की डेट में, आप अपने फोन को आज स्विच ऑफ करके रख दो और 6 महीने बाद चलाओ, तो वो आज जब स्विच ऑफ करा था तब का समय बताएगा, या जब आप उसे ऑन कर रहे हो तब की डेट और टाइम बताएगा? तो आप कहेंगे सर जब हम इसे ऑन करते हैं, चाहे हमारा फोन हो या हमारी घड़ी हो या हमारा कंप्यूटर हो। ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि इसके अंदर एक सेल लगा होता है, एक बैटरी लगी होती है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक बैटरी लगी होती है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक सेल होता है जो आपके सीपीयू में लगता है, और ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते। आप लोग देखेंगे यदि आप नया सीपीयू कंप्यूटर लाते हैं तो 5-10 साल में, 8 साल में कहीं जाकर के ये आपका समय अगर गलत दिखा रहा है, इसका मतलब बैटरी खराब है, तो यही आपका सेल यहाँ पर डल जाता है। ठीक है, तो सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना होता है। सीमोस क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए ओके। अब हम बात करते हैं कि जो रोम है हमारी, जो रोम है इसे हम कुल कितने भागों में बांटते हैं? तो रोम को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। कौन कौन सी? एक होती है आपकी पी रोम, एक होती है आपकी ईपी रोम, और एक होती है आपकी डबल ईपी रोम। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है डबल ईपी रोम। ठीक है, पी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रोम, आप यहां से खुद समझ जाएंगे क्योंकि रोम की रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम की होती है इरेजेबल, इरेजेबल पी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा ही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है आपकी, अब बात आती है आपकी कि भैया 3 प्रकार की हैं, इनका काम क्या क्या है आखिर? तो हम देखेंगे कि रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम।
देखो रोम में एक बार डेटा लिखे जाने के बाद इरेज नहीं होता। जो रोम है, रोम की मैंने क्या बताई थी प्रॉपर्टी कैसी है, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख दो बार बार पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया और आप अपनी बार बार लिख पा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो रोम की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें मौजूद डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। अब पी रोम क्या कह रहा है जी, कि बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है और इसमें निर्माण के बाद कंटेंट को बार बार बदला, एक बार बदला जा सकता है, उसके बाद इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसे बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। जबकि जो पी रोम है उसमें मौजूद डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद ईपी रोम जब आई, इसका अपडेटेड वर्जन जब आया, तो उसे इरेज करके डेटा को दोबारा भी लिखा जा सकता था। लेकिन इरेज करने के लिए हमें पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जाता है कौन से डेटा को, ईपी रोम के डेटा को। पहले तो जो रोम होती है उसमें मौजूद डेटा डिलीट ही नहीं होता था, जो पी रोम हुआ करती थी। फिर इसका अपडेटेड वर्जन आया ईपी रोम, और इसमें मौजूद डेटा को हटाया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए पराबैंगनी किरणों की सहायता ली जाती थी। किसकी सहायता, पराबैंगनी किरणों की सहायता उसके लिए आपकी ली जाती थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रोम का वह कौन सा स्वरूप है जिसमें मौजूद डेटा को हटाने के लिए यूवी रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे वो ईपी रोम होती है। इसके बाद अगली और इससे भी अपडेटेड वर्जन आया जिसे हमने कहा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्योंकि इसमें नाम जुड़ गया इलेक्ट्रिकली, यानी कि जो डेटा ईपी रोम में यूवी रेडिएशन से डिलीट हो रहा था वो अब लाइट के माध्यम से डायरेक्ट भी डिलीट हो सकता है, जिसे हम डबल ईपी रोम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकली। यानी कि इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इन दिस द प्रोग्राम इज चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी डबल ईपी रोम, ये हो गई हमारी यहां पर क्या, डबल ईपी रोम। ठीक है जी। तो एक बार फिर से मुझे कंफर्म कर दो कि मैंने आपको जितनी बातें अभी तक समझाई, जितनी बातें अभी तक बताई, क्या वो आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। फिर जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो सबको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूंगा 2 मिनट में। बता दो एक बार जल्दी से। चलिए ठीक है। देखो मैं आप लोगों को रोज एक ही बात समझाता हूँ कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो लाइव क्लास में कमेंट करना बंद कर दो। यदि आप बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप कमेंट तभी करो जब मैं आपसे कहूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ समझ में आया नहीं, बस उतना यस लिख दो और फिर बाद में फ़ोन को रख दो, फिर नहीं करना आपको कोई भी कमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अभी रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी रिपीट करेंगे, रिवीजन करवाऊंगा तो ठीक है। देखो अगर मैं पूरे मेमोरी के चैप्टर को शुरू से बताऊं तो मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा। रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, जिसे हमने प्राथमिक मेमोरी कहा, जिसे हमने आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी भी कहा। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, जिसे हमने सहायक मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाहर की मेमोरी कहा। फिर हमने कहा कि पहले हम प्राइमरी मेमोरी को पढ़ेंगे। अब प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के रूप में जानी जाती है, और इसका प्रयोग कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है वो रैम के जरिए ही होता है। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी आपकी होती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि जब लाइट चली जाएगी तो इसमें रैम में मौजूद डेटा हट जाएगा। रैम 2 प्रकार की होती हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
एसरैम में मौजूद डेटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये महंगी होती है, ये तेज होती है और लाइट बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए नॉर्मली आप और हम इसका प्रयोग नहीं करते। एक होती है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सस्ती होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं खाती और इसका प्रयोग आप और हम अमूमन इसी का प्रयोग करते हैं। डी रैम का प्रयोग ही आपका ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी। तो एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, क्लियर हो गया। फिर हम आ गए रोम की तरफ, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा था, रैम, रोम। रोम क्या है जी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये काम करता है राइट वंस रीड मेनी, यानी कि रोम में अगर आपने किसी डेटा को एक बार लिख दिया तो वो डिलीट नहीं होगा, पहले ऐसा होता था। फिर क्या हुआ जी, ये एक स्थायी मेमोरी है, ये एक परमानेंट मेमोरी है, ये एक नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील। ठीक है, चलिए। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद यदि हम और आगे बात करते हैं आपसे, तो रोम को हमने तीन भागों में बांटा, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में मौजूद डेटा इसे खाली बनाया जाता है और एक बार लिखा जाता है, फिर इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन पी रोम का जो अपडेटेड वर्जन आया, ईपी रोम, इसमें मौजूद डेटा को हटाया तो जा सकता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। इसके बाद आया हमारा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब इसमें मौजूद डेटा को हम लाइट के माध्यम से भी हटा सकते हैं और इसी को हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने जितना भी कुछ आपको पढ़ाया वो सब मैंने आपको 2 मिनट में रिवाइज करा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को। रैम क्या है, रोम क्या है, रैम कितने प्रकार की, रोम कितने प्रकार की है, सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी वाला पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया। वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल यानी कि वाष्पशील, यानी कि जब लाइट जाने पर डेटा खो जाता है वो मेमोरी वॉलेटाइल होती है। ठीक है। क्लास की पीडीएफ जल्दी नहीं डल सकती, क्लास की पीडीएफ कम से कम 2 से 3 घंटे बाद डलती है, क्योंकि उस पीडीएफ को लिखने में समय लगता है ना। जो बच्ची, जो बहन हमारी पीडीएफ बनाती हैं वो लाइव क्लास देखकर नहीं बना सकती, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखकर बनाती हैं, तो उसमें समय लगता है, इसलिए डाली जाती है। ठीक है, चलो। सर क्लास 1 घंटे की लिया करो, यहाँ 25 मिनट में बच्चे कहने लगते हैं कि सर अब और मत कराओ, और मत कराओ, आप 1 घंटे की करो। हमें कोई समस्या नहीं है, मैं तो 12 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में कितना जा रहा है डिपेंड वो करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेमोरी है दो प्रकार की, वही वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है, लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा मिट जाता है। कौन कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, उदाहरण तो रैम, एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सभी की सभी हमारी कैसी हैं, ये सभी की सभी हमारी यहाँ पर आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। आप कहेंगे सर कैश और रजिस्टर ये कैसी मेमोरी है, तो इसे हम अभी आगे की तरफ जान रहे होंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस मेमोरी में मौजूद डेटा लाइट के जाने पर संग्रहित करके रखती है और लाइट जाने पर भी मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। द डेटा प्रेजेंट इन दिस मेमोरी इज स्टोर्ड इवन व्हेन द लाइट गोज ऑफ। द डेटा प्रेजेंट इन इट इज नॉट डिलीटेड व्हेन द लाइट गोज ऑफ। जैसे कि रोम हुई, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, है ना, आपका एसएसडी, मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, कैसेट, जितनी भी आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती हैं वे सभी की सभी हमारी क्या होंगी, वे सभी की सभी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वे सभी की सभी हमारी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है जी, चलिए तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई, यस और नो। बहुत बढ़िया। ठीक है,
वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और बाकी जो दोस्त ये कहते हैं कि सर लिख कर के पढ़ाइए, तो भाई कंप्यूटर वो विषय नहीं है जो लिख कर के पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स चीज़ें नहीं है कि मैं आपको कुछ पैटर्न बता दूं और आपसे कह दूं कि आप इस तरह से कर लो, नहीं। अगर हम लिख करके पढ़ाएंगे तो यही सिलेबस जो आपका 50 दिन में कंप्लीट होना है वो 100 दिन में कंप्लीट होगा, और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कंप्यूटर समझने वाला एक विषय है जिसे चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसे वर्बली बातचीत करके समझा जा सकता है, ना कि लिख करके। लिखने को तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। एक बात बताओ, 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 5वीं 6वीं सारी क्लास में ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने उतार दिया, आपने कॉपी में उतार लिया, आपको कितनी बातें याद हैं? आपको कुछ भी याद नहीं है। क्या क्या आप पढ़कर आए हो, आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन क्यों नहीं याद? क्योंकि लिखवा दिया आपने, उतार लिया। उसे पढ़ाई नहीं कहते। जो समझ में आए आपको, जो ऐसी दिमाग में घुस जाए कि कभी निकले ही ना, उसे पढ़ाई कहते हैं। तो उस चीज को भूल जाओ कि धीमे धीमे रच रच के लिख रहे हैं और कोई मतलब ही नहीं है। भैया हाई स्कूल इंटर जो पढ़ के आए हो उसमें 1 साल का समय होता था, यहाँ पर हमें 2 महीने में सिलेबस खत्म करके नौकरी लेनी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख करके नहीं पढ़ा सकते। समझा करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। आपके कमेंट का जवाब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना है। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आपको मिलता है, बायलिंगुअल पेपर आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात पर डिपेंड करते हो कि क्लास कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी, कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो उम्मीद मत करिए कि लाइव क्लास में आपकी बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि नहीं दे सकते, है ना। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप मैसेज करो, वहाँ रिप्लाई ना मिले तो आप मुझसे शिकायत करिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप खुद इतने समझदार हो, हैं, आप अपने घर की जिम्मेदारी उठाने वाले हो, और आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं एक साथ सब लोगों के कमेंट कैसे पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। रिवीजन इसका साथ के साथ जरूर करते रहना। बहुत बेहतरीन तरह से चीज़ों को समझते हुए हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर के सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है जी। तो जो आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला डाउट था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लरिकल एप्टीट्यूड वाले जो टॉपिक हैं उसे हम कंप्यूटर खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको अभी से करने होंगे, जो कि क्लासेस चल रही है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।